नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखे। राहुल गांधी का वीडियो और अग्निवीर परिवार का दावा। संसद में अग्निवीर को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का आरोप और उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार। अग्निपथ योजना 16 जून 2022 को शुरू हुई। तब से लेकर अब तक इस योजना को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा करने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार अग्निवीरों को न पेंशन देती है, न मुआवजा और न ही शहीद का दर्जा। दरअसल अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अग्निवीर स्कीम लागू होते ही विवादों में आई। इस स्कीम में सिर्फ 4 साल की सर्विस को विपक्ष ने युवाओं के साथ धोखा बताया था। कांग्रेस ने अपने चुनावी कैंपेन में अग्निवीर स्कीम को मुख्य मुद्दा बनाया है और चुनाव के बाद भी इस स्कीम को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। अब एक बार फिर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे पर आज हम स्वदेश एजेंडा में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दावा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अग्निवीर योजना सरकार ने जब से शुरू की, विपक्ष तब से इस योजना पर सवाल खड़े करता आया है। एक पक्ष राहुल गांधी का है, जिन्होंने अग्निवीर मामला संसद में उठाया। दूसरा पक्ष राजनाथ सिंह का है, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के दावों को मौके पर ही खारिज कर दिया और 1 करोड़ की आर्थिक मदद दिए जाने का दावा किया। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि अग्निवीरों को मोदी सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। कांग्रेस आएगी तो अग्निवीर हटाएगी। अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की स्कीम है। इनके लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। वहीं राहुल गांधी संसद में जब ये बोल रहे थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए, उनके बयानों पर आपत्ति जताई और कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। दरअसल अग्निवीर योजना पर मचा ये बवाल अभी का नहीं है। योजना की शुरुआत से ही इस पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। अब सरकार और विपक्ष के दावों के बीच तीसरा पक्ष सेना की तरफ से आया है, जिसमें रक्षा मंत्री के दावों की पुष्टि की गई है, और चौथा पक्ष अजय सिंह के परिवार का है, जो सत्ता पक्ष के दावों को खारिज कर रहा है, यानी राहुल गांधी के दावों की पुष्टि कर रहा है। अब बस एक ही चीज बाकी है और वो है सबूत। अगर पैसे का भुगतान हुआ है, फिर ना तो परिवार छिपा सकता है और ना ही सरकार की तरफ से झूठे दावे किए जा सकते हैं। परिवार और सेना को अलग कर दिया जाए तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे को माफी मांगने की बात कह रहे हैं।
अब कोई माफी मांगे या ना मांगे, सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जो भी है, लेकिन सेना और अग्निवीरों पर सियासत कितनी सही है, ये संसद में बैठे जनता के चुने हुए नुमाइंदों को खुद सोचना होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो एक बात तो है, जहां तक अग्निवीर योजना की बात हुई और जवानों की बात हुई, सेना के नियमों के मुताबिक भी यदि देखा जाए तो कई सारे चीजों को, कई सारे पॉइंट्स को शामिल किया गया है। वो भी आपको बताते हैं कि उनकी सैलरी से लेके तमाम चीजों का जो एक पूरे पॉइंट आउट क्लियर हुए हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं। सेना के नियमों के मुताबिक अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से 40,000 रुपए सैलरी, ज्वाइनिंग के पहले साल में 4.76 लाख रुपए का पैकेज, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने तक 6.92 लाख रुपए तक बढ़ोतरी, तीनों सेनाओं में तैनात अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और भत्ता, साथ ही 44 लाख रुपए का बीमा कराती है सरकार। राहुल गांधी ने अग्निवीर मुद्दे पर क्या कहा? अग्निवीर को जवान नहीं कहा जाता, 4 साल तक सेवा पर पेंशन नहीं मिलती, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, अग्निवीर इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला मजदूर। आप 2 जवानों के बीच दरार पैदा करते हैं, एक को पेंशन मिलती है और दूसरे को नहीं। राहुल के आरोप पर राजनाथ सिंह का बयान, शहीद शब्द का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई। युद्ध के दौरान शहीद तो 1 करोड़ धनराशि, शहीद अग्निवीर के परिवार की सहायता। राहुल गांधी अग्निवीरों पर गलत बयान न दे, वे सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अग्निवीर के शहीद होने पर क्या है मुआवजा? रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिक के शहीद की तरह लाभ देने की बात कही। सरकार सभी हालात में सैनिकों के शहीद होने पर मुआवजे की राशि 10 लाख रुपए तक बढ़ाने पर विचार करे। किसी भी श्रेणी के तहत न्यूनतम मुआवजा राशि 35 लाख रुपए, अधिकतम मुआवजा राशि 55 लाख रुपए होनी चाहिए। सेना के अग्निवीर सियासी तीर, कभी कभी ऐसा लगता है जब इस विषय पर आते हैं या जब सेना से जुड़ा कोई विषय होता है, जवानों से जुड़ा कोई विषय होता है। अग्निवीर जब आई थी और उसको लेकर क्योंकि चर्चा हुई है, इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। मुझे लगता है कई सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी अपने विचार रखेंगे। ये जो एक जंग छिड़ी है, ये जो एक लड़ाई छिड़ी है अग्निवीर को लेके, देखिए आप लाए, ठीक है, आपने पूरे पॉइंट्स बताए, उनकी सैलरी क्या होगी, वो कितने समय तक काम कर सकते हैं, फिर आगे उनके यदि ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो सरकार क्या करेगी, ड्यूटी के बाद मृत्यु हो रही है तो क्या होगी, अच्छा 4 साल का वक्त जब पूरा होता है तो उसके बाद आपको किस तरीके से आगे जाना है। तमाम चीजों पे आपने बात तो रख दी, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, क्या उनका जवाब सत्ता पक्ष के पास है? ये भी हमें देखना पड़ेगा। और एक बहुत जायज सा सवाल है और वो ये है कि कहीं ना कहीं 4 साल के बाद उनका क्या, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद शुरू हुआ था। इस चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेजर घनश्याम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस के। बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड सैनिक हैं दिल्ली से ठाकुर जगमोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मेजर घनश्याम श्रीवास्तव जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी करना चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है सैनिकों से जुड़ा मुद्दा, इस स्कीम को जब लाए उसमें कई सारी चीजों को शामिल किया गया। विपक्ष की जो मुख्य रूप से आपत्ति है कि उन्होंने शहीद कहा, विपक्ष या सरकार जो है इसको नहीं मानती है, फिर मुआवजे पे सवाल आया, और सबसे बड़ा विरोध तो बहुत पहले से चला आ रहा था कि 4 साल के बाद क्या, आप कहीं ना कहीं एक भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को किस तरह से आप देखते हैं? वाकई बहुत अच्छी स्कीम थी, चलना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, या फिर कुछ और चीजों को जोड़ने की आवश्यकता है, या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए? क्योंकि विपक्ष कहता है आने वाले समय में यदि सरकार होती है तो वो इस चीज को बिल्कुल खत्म करेंगे।
देखिए, मेरे विचार से अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ जो स्कीम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के लिए ठीक नहीं है, सेना के लिए ठीक नहीं है, अग्निवीरों के लिए ठीक नहीं है, और मैं ये प्रूफ कर दूंगा। देखिए, ऐसा है, अभी आप कहते हैं 4 साल के बाद में 75% सैनिक जो है वो वापस चले जाएंगे, तो आपके पास में कितने बचेंगे? सिर्फ 25%। अगर हर साल 1 लाख से 1.5 लाख सैनिक सेना के अंदर भर्ती होते हैं और हर 4 साल के बाद में आप 75,000, 80,000, 90,000 सैनिकों को निकाल देंगे, 10-15 साल के बाद में हालत ये होगी कि आपकी सेना में 14 लाख या 13 लाख जो आपके आर्म फोर्सेस हैं उसमें से सिर्फ 25% जो हैं वो स्थायी सैनिक बचेंगे। बाकी आपके 4 साल की सर्विस वाले बचेंगे, जिन्हें ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं उनको चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है, और वो कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने आज तक सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, लेकिन अगर यही हालत रही तो ये हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और इसके लिए इस स्कीम को हम बिल्कुल काबू में नहीं ला सकते। दूसरी बात, सेना के लिए इससे पहले जो सेना प्रमुख थे MM नारवणे साहब, जब जो उस समय थे जब ये स्कीम लाई गई थी PMO से, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी। उस किताब के अंदर जो पब्लिश नहीं होने दी गई, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था, उसके जो एब्स्ट्रैक्ट आए थे, कि तीनों सेना चीफ को शॉक लगा था जब ये आया था, और एयरफोर्स और नेवी वाले उसको मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन और दूसरे उन्होंने भी ये कहा था, नरवणे साहब ने, कि मैंने कहा अगर ऐसे ही है तो चलो कम से कम मैं मानता हूँ 25% को आप वापस कर दीजिए, बट कम से कम 75% सेना के अंदर जाना चाहिए। आप उनको ट्रेन करते हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में अगर आप ऐसे निकाल देंगे तो सेना का क्या होगा? ये हाल सेना का है। दूसरी एक और आपको बात बताऊँ, नेपाल से हमारे पास में सबसे ज़्यादा गोरखा रेजिमेंट के अंदर जवान आते हैं। जब से ये 4 साल वाला हुआ है वो आना हमारे पास बंद हो गए हैं, और अभी वो चाइना की तरफ मुँह करके खड़े हैं और चाइना के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा लॉस हमारी सेना को इसके ऊपर होगा। तीसरी बात, जो सैनिक हैं जो अभी जिसको आप अग्निवीर कहते हैं, उनकी पे के अंदर डिफरेंस देखिए। उनको आज आप जब कभी राजनीति हो रही है, आपने 1 करोड़ रुपये दे दिया नहीं दे दिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने चलो दे भी दिए, लेकिन दूसरा जो शहीद होता है उसकी फैमिली को या उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है, क्या इस केस में मिलेगी? उनको सारी जो भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, क्या इस केस को मिलेगी? उन लोगों को पूरे समय मेडिकल और दूसरी फैसिलिटीज़ मिली हैं, क्या अग्निवीर को आप देंगे? ऐसे चीज़ क्यों पैदा कर रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा है? आप अपनी सेना को, अपने देश को, अपने जवानों को क्यों ख़राब कर रहे हैं? और इसके बाद में बहुत सारे लोग जाने नहीं लगे। दूसरी बात, 4 साल के बाद में ये क्या करेंगे? आप बोलते हो इनको 40 लाख 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, 30-40 लाख रुपए के अंदर वो क्या करेंगे? उसके बाद में उनके पास में उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, उनकी प्राइम एज के अंदर वो यहाँ पर आए हैं, बाहर निकलने के बाद नौकरियाँ मिलना मुश्किल हो जाएंगी। जितने अभी हमारे जवान बाहर आते हैं, उनमें से कई लोगों को सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षण खत्म कर दिया, 10% जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मिलता है, और फिर दूसरी तरफ आप इनको कहाँ से देंगे? अभी आप बोलते हैं हम इनको ये दे देंगे वो दे देंगे, जब मौका आएगा कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अग्निवीर योजना देश, सेना और अग्निवीरों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। और जो अग्निवीर आपने ऑलरेडी भर्ती कर दिए गए हैं, उनको आप इमीडिएटली परमानेंट करिए। परमानेंट करके वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जो कुछ भी समस्या आ रही हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके ऊपर कोई इशू बनाने की बात नहीं है, इसके ऊपर कोई राजनीति करने की बात नहीं है। इसको देश के साथ में देखिए और इसको ख़त्म करिए। बिल्कुल ठीक है। ठाकुर जगमोहन जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, ठाकुर जगमोहन जी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए 2 बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है, एक तो अभी जिस तरीके से मेजर घनश्याम श्रीवास्तव अपनी बात रख रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट नहीं है अग्निवीर योजना को लेकर। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, और यही एक चर्चा का विषय भी है। देखिए कि कहीं ना कहीं आप जो चीज लेकर आए हैं उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कराने के लिए आने वाले समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको कैसे लेकर जाएंगे? विपक्ष का विरोध एक अपनी जगह हुआ, लेकिन जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या जो रिटायर्ड हैं या जिन्होंने अपनी सेवाएं कभी दी हैं, वो भी इसको अभी फिलहाल ठीक नहीं मानते हैं। राय रखता है, मैं उसके ऊपर कोई अपनी सोच है, अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो बड़े
और वो बताना चाहूंगा कि जिस बात को लोग बताना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट अग्निवीर का ये है कि हमारे भारत में घर घर में एक हमारे पास एक सैनिक होगा जो ट्रेंड होगा। वक्त पड़ने पे जब रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां सैनिकों की जरूरत पड़ी थी, तो हमारे यहाँ एक रिटायर्ड सैनिक जो फुल ट्रेनिंग लिए होगा, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हर घर में होगा। पहली बात तो ये है कि ये देश को फायदा है। अब मैं पर्सनली उनके बेनिफिट पे आना चाहूंगा कि ये जो योजना है किसी के आड़ में या किसी को छुपा के या किसी को बिगड़ बता के नहीं लाई गई है। कौन क्या लिखता है कौन नहीं लिखता है मैं इस पर भी नहीं जानना चाहूंगा। ये योजना तीनों सेना के अध्यक्ष बराबर 3 साल तक होमवर्क करने के बाद लाई गई है। इसको नरेंद्र मोदी नहीं लेके आए हैं, नरेंद्र मोदी की योजना नहीं है। राजनीति तो इसको पास कर देती, हाँ ठीक है, अच्छा है तो ठीक है। तो सेना को आप देखिए, 2014 से पहले सेना को आप देखिए कि किस तरह की ताकतवर थी, क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूं, मैं भी सेना में रहा हूं, मैंने उस टाइम की भी सेना देखी है और आज 2014 के बाद की सेना देख रहा हूं कि आज सेना कितनी ताकतवर है और 2014 से पहले सेना की क्या स्थिति थी, तो वो सब चीजें हमने देखी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके बेनिफिट में कोई कमी नहीं है। 4 साल की ट्रेनिंग इनको आर्मी के अंदर 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होती है बेसिक ट्रेनिंग, जो 20 इनको सिर्फ हथियार चलाना, जोड़ना, अपने आप को बचाना, दुश्मन पे कैसे अटैक करना है, हमने कैसे अपने आप को बचाना, ये सब चीजें 20 में सिखाई जाती है। और उसके बाद होती है बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं कि जिस ट्रेड वर्क में आप जाएंगे, आप गनर हैं तो आप गनर साइड में जाएंगे, आप टीए हैं तो आप रेडियो ऑपरेटर हैं तो आप रेडियो ऑपरेटर साथ जाएंगे, और सर्वेयर है साइड पे जाएंगे। तो इनको अपने ट्रेड वर्क की जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग होती है। तो इन अग्निवीरों को ट्रेड वर्क वाली ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इन्हें सिर्फ 20 वीक वाली ट्रेनिंग हथियारों की दी जाती है कि किस तरह से आप दुश्मन पे अटैक करते, अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, और हमारे पास किस तरह के डॉक्यूमेंट है जिसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, बंकर में कैसे हम अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं, वहां से दुश्मन को कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, ठीक है, जहां तक फैसिलिटी की बात है आप ठीक है तमाम चीजों को रख रहे हैं, मगर मुझे ये बताइए फ्यूचर क्या है इसका? 4 साल बाद क्या? सवाल तो वहीं से उठा है सबसे ज्यादा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल इसका फ्यूचर कहीं से कहीं। हाँ आप बोलिए। आप राखी जी, इनके फ्यूचर में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। इनको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, इनको बेनिफिट सारे मिल रहे, कोई बेनिफिट नहीं। सबसे बड़ी बात है इनके लिए जो 4 साल के बाद जब आ जाएंगे तो इनको रिटायरमेंट में भी एक अच्छी रोज अच्छी खासी तो पैसे मिलेंगे, भी कर सकते हैं। और नहीं तो इनको हर फोर्स में, चाहे वो हमारे सीआरपी हो, आरपीएफ हो, और जितने भी हमारे सैनिक जो फोर्स है उनमें इनके लिए वैकेंसियां रिजर्व रखी गई है, पहले दी जाएगी। मगर सबसे पहले इनको वैकेंसियां दी जाएगी। उसका मुख्य कारण ये है कि ये पहले से ही ट्रेनिंग कर चुके हैं। अन्य फोर्सों में जो लिए जाएंगे उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। ये तो ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा है, तो ये सब चीजें देखना पड़ेगी। तो ये जो घूमर फैलाया जा रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को कमजोर करना, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी 1 मिनट रुकिए, मेजर घनश्याम श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। देखिए 2-4 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, 2014 के पहले और अभी की आर्मी को बांट क्यों रहे हैं? इससे पहले जितनी हमने लड़ाइयाँ जीती हैं सब 2014 से पहले जीती हैं। हमारी आर्मी कभी कमज़ोर नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बोल रहे हैं कि सारी की सारी फैसिलिटीज़ वैसी दी जा रही है, हर एक को मालूम है कि उसके अंदर कितना डिफरेंस है। और तीसरी बात, अगर आपको मान लो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रखना है, लोग कहते हैं आर्मी को कंपल्सरी कर दो, हर एक को आर्मी ट्रेनिंग होना चाहिए, एनसीसी होना चाहिए। दूसरी बात, भाई आपको करना है तो बहुत करिए, लेकिन वो 14 लाख आर्मी को तो छोड़ दीजिए, उसको आप 4 लाख आर्मी क्यों बना रहे हैं 14 लाख को, जिसके अंदर आपके इतने। और दूसरी बात, ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस है।
खोलना जोड़ना नहीं है। आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन है हमारे, चाहे आप टैंक ले लीजिए, चाहे आप गन्स ले लीजिए, चाहे आप रडार्स ले लीजिए, चाहे आप EW इक्विपमेंट ले लीजिए, उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए। और ये जो आदमी उसके मशीन के पीछे होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 1.5 साल के अंदर तो हमारी जो ट्रेनिंग होती थी पहले, वो अभी 6 महीने कर दी। इक्विपमेंट के लिए टाइम नहीं है और इन अग्निवीरों का कोई पता नहीं है। 4 साल के अंदर, 2 साल 3 साल के बाद में ये सोचना शुरू कर देंगे कि अभी हमें बाहर जाना है। और जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, आज इतने सारे 15-15, 17-17 साल की नौकरी किए हुए बिल्कुल तैयार लोग बैठे हैं, उनको हम नौकरी नहीं दे पा रहे, उनके रिजर्वेशंस कैंसिल कर रहे हैं। ये जब समय आएगा तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट कैप्टन आई सिंह बता दीजिए, 1 मिनट रुकिए, सब लोगों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद जिसको अपनी बात रखनी है मैं उनको प्रॉपर समय दूंगी। मैं इसके बाद ठाकुर जगमोहन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। ठाकुर जगमोहन जी, आपकी क्या राय है अग्निवीर को लेकर? देखिए, विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, ठीक है, तमाम चीजें हैं। एक जायज सा सवाल तो है कि 4 साल के बाद क्या, और अभी भी जो बात हुई है वो सीधा सीधा आरोप है कि हम तो शहीद कहते हैं, सरकार उस तरह से ट्रीट नहीं करती। दूसरी बात, ऑन ड्यूटी यदि किसी की डेथ है, ड्यूटी के दौरान किसी की डेथ होती है, तो आप उसको क्या दे रहे हैं? आपने कह दिया, पर क्या दे पा रहे हैं? यदि ड्यूटी के बाद है, मान लीजिए उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, उसके बाद क्या है? अभी एक इस चर्चा में बात निकल के आई कि ऑलरेडी उनको इतना सैलरी और तमाम चीजें मिल रही हैं रिटायरमेंट के वक्त पे, तो क्या सिर्फ उससे सब कुछ हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और मैंने आज कहीं देखी, उसमें लिखा था कि रिटायरमेंट में के बाद भी आप कई सेक्टर्स में जा सकते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तमाम चीजें होती हैं, आपको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन 25% जो होंगे उनको परमानेंट भी किया जाएगा। अब एक और सबसे बड़ा विवाद यहां ये उठेगा, और है सवाल जायज, कि देखिए जितने भी लोग हैं, मान लीजिए उनका कार्यकाल खत्म होता है, 4 साल हो जाते हैं, अब आप उसमें से 25% जो निकालेंगे उनको आप परमानेंट करेंगे और बाकी को जाने देंगे, कि मतलब वो ठीक है, अब उनका रिटायरमेंट हुआ, तो वो 25% कौन लोग होंगे? वो क्राइटेरिया कैसे तय होगा? ये जो कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करने की जरूरत है कि आखिर ये सही है या नहीं, क्योंकि विपक्ष कहता है इसको बंद किया जाए। जी, मेरा कहना यह है, अग्निवीर योजना कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत देशों में इसे चलाया गया है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा, एक तो 4 साल के बजाय कुछ सुनने में आया है कि सरकार का कुछ मन है कि वो 8 साल करने की उसमें जा रही है। दूसरी चीज ये है कि पहली सरकारों ने जो आर्मी की हालत की है, आज हमारी आर्मी अब से पहले से और आज की आर्मी में बहुत डिफरेंस आया है। दूसरी चीज ये है, अग्निवीर जैसी, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे देश के सब युवाओं को एक बार आर्मी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये अपने देश की सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन थोड़ा इसमें ये भी होना चाहिए, 25% क्राइटेरिया जो इन्होंने किया है वो तो ठीक है, लेकिन 75% के लिए जो भी आगे के लिए इन्होंने योजनाएं बनाई हैं दूसरे डिपार्टमेंटों के लिए, अब उसमें कितना आदमी सक्षम और सफल हो पाएगा वो, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे बड़ी बीमारी है कि पॉपुलेशन के आधार पर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पूरी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, बोलिए, आप बोलिए सर प्लीज। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अग्निवीर बुरी व्यवस्था नहीं है, परमानेंट भी लीजिए और अग्निवीर को ट्रेनिंग के रूप में रखिए, जिससे कि हमारे देश में हर युवा को एक बार आर्मी में ट्रेनिंग देने का मौका मिले, जिससे कि देश की सुरक्षा में कभी भी किसी को भी बुलाया जा सके। मेरा मत यह है कि देखो, पहली सरकारों के मुकाबले आज हमारी आर्मी की स्थिति बहुत ठीक है। पहले हमारे लोगों को पत्थर मारे जाते थे, आर्मी के लोग पत्थरों में रहते थे, लेकिन आज किसी का पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जगमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक आर्मी की बात हो रही है, आर्मी पहले भी अपने देखिए संसाधनों की कमी में मान सकती हूं, लेकिन आर्मी पर सवाल उठाना कि वो सशक्त नहीं थी या पहले कमजोर थे, अब हम ताकतवर हुए, संसाधनों में हो सकते हैं,
पर वैसे आर्मी पर सवाल उठाना मुझे लगता है संसाधनों के लिए मैं कह रहा हूँ, आर्मी को नहीं कह रहा मैं। आर्मी तो आपने, क्योंकि देखिए आप भी एक रिटायर्ड सैनिक हैं, आपने कहा कि पहले उनको लोग पत्थर मार देते थे और अब ऐसी चीजें नहीं होती, तो मतलब वो भाग थोड़ी जाती थी हमारी सेना कोई पत्थर मार रहा है। तो मैंने क्या कहा, फाइट में आप संसाधनों में कहीं कोई चीज की कमी हो सकती है, लेकिन उनके एक मनोबल पे, उनके एटीट्यूड में, उनका जो काम है उसमें तो हम नहीं कह सकते कि हम इतने कमजोर। आर्मी के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं, दे डोंट डिजर्व टू बी एनीथिंग। आर्मी के लिए कितनी लड़ाइयां जीती हैं आर्मी ने, कितनी लड़ाइयां जीती हैं। क्या आज तक अगर ये आर्मी होती तो जीत जाती? और आप अभी की और आर्मी की बात करते हैं। अभी मुझे बताइए कौन से नए संसाधन मैंने नहीं आर्मी कैसे, पुरानी आर्मी क्या होगी? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी पहले तो आप पूछिए सर, एक मिनट मैं एक एक करके बात कर रही हूँ प्लीज। क्यों खराब आर्मी थे वो? खराब आर्मी थे वो? अभी कौन सी अच्छी आर्मी हो गई मुझे बताइए। एक सेकंड, ये इनके ले लेने से, आपके आर्मी लेने से आर्मी बहुत अच्छी हो गई। और जो ये कहते हैं कि अरे जो ये कहते हैं कि भाई आर्मी, ठीक है एक मिनट रुकिए, ठाकुर जगमोहन जी क्या कह रहे हैं उसको पूरा सुन लेते हैं। सर एक सेकंड रुकिए प्लीज। ट्रेन कर दो, लेकिन कम से कम हमारी 14 लाख की आर्मी को तो टच करो। आर्मी के विषय में मुझे लगता है यहाँ 3 आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं और ये सोल्जर्स जो होते हैं बहुत खतरनाक फाइट करते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। एक तो कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हो गए, इधर मेजर जी हो गए, उधर पूर्व रिटायर्ड सैनिक हो गए। सर प्लीज प्लीज एक मिनट एक एक करके बात करें हम, एक कुछ अच्छा एक कंक्लूजन निकलेगा प्लीज। हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं होते। क्या आप बात करते हो? अभी कौन से हथियार? सारे हथियार आपके पास थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, कब की बात कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने भी वही कहा है कि आर्मी के पास संसाधन नहीं होते थे। और सर आपने कहा कि पहले आर्मी को पत्थर मार दिए जाते थे, प्लीज, इसीलिए मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। 2014 से पहले आर्मी की जो बुरी स्थिति कर रखी थी जो पिछली सरकारों ने, वो जग जाहिर है, वो मेरे सामने भी थी। अभी देखिए अभी आपने क्या इम्प्रूव कर दिया उसमें, एक नए अग्निवीर देने के अलावा। सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ राजनीतिक रूप से आर्मी पर सवाल उठते हैं, यहाँ तो आप लोग खुद ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। अग्निवीर ला दिए, अग्निवीर लाने से आर्मी एकदम बहुत तगड़ी हो गई। अगर उसके ऊपर एक फायर आया तो वो 1000 फाइट हो सकता है। अरे ये आपके, ये हर एक का इंडिविजुअल है। आप तो रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड देखिए ना, सारी लड़ाइयां जीती हुई है आर्मी ने, एक एक लड़ाई। ये एक वो आर्मी है जिसने 71 वॉर के अंदर 95,000 प्रिजनर्स बनाए थे, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। उस आर्मी के बारे में आप सर मुझे लग रहा है हम इस पर सियासत, प्लीज यहाँ पर झगड़ा मत करिए, आगे बढ़े इस चर्चा में। क्या हो सकता है, क्या संशोधन होना चाहिए, नहीं है तो क्यों खत्म हो जाए, रहे तो क्यों रहे, बारे में कुछ बोलते हैं। प्लीज एक मिनट रुकिए सर, एक सेकंड। राखी जी एक मिनट, मेरा कहने का मतलब भी वही था जो आप कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि पहले की सरकार जो है व्यवस्था नहीं बना पाई थी। आर्मी के लिए मैंने नहीं बोला है, पहले की आर्मी और आज की आर्मी में बहुत अंतर है। बार बार चार बार बोल चुके हैं हम लोग, आज भी स्ट्रॉन्ग है। हमारे तो निहत्तर जवानों ने चाइना के जवानों को मारा है। मैंने ये कहा कि पहले की सरकारों ने, देखिए एक बात को प्लीज बहुत क्लियर कर लें, बात आप छोड़ दीजिए, आप लोग उस फील्ड से हैं, बहुत बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं बस एक चीज जानती हूँ कि देश की जो आर्मी है उस पर सवाल न उठाएं। संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन वो पहले भी उसी ट्रेनिंग के साथ एक अच्छे से मजबूती के साथ होते थे, आज भी मजबूती के साथ है। संसाधनों की कमी हो सकती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज उस पर चले जाइए, लेकिन अब ऐसे बात मत करिए कि पहले कुछ और कमी थी, वो अच्छे नहीं थे। हमारे जवान में कभी भी कोई कमी नहीं रही, वो पहले भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है, मगर जवान को लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए अच्छे, अमली सब तो चाहिए अच्छा, उसके लिए भी साथ सज्जा तो चाहिए। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ठीक है सर, एक मिनट, मैं आरपी श्रीवास्तव जी, निशांत जी की प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी, फिर आप लोग अपनी बात रखिएगा। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले तो आप अपनी बात रखिए। अब सवाल नहीं ले रही हूँ सर, बहुत झगड़ा हो गया, आप अपनी बात रखिए। बहुत देर से आप ऐसे एकदम उस पे थे, स्टैंड बाय वाली पोजीशन पर, बोलिए। इन चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वो जितना बड़ा नेता होता है उतना बड़ा झूठ बोलता है, जितना छोटा नेता होता है उतना छोटा झूठ बोलता है। अगर सरकारों से हटके अगर हम बात करेंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमानों में, तो एमएसपी जिसके लिए आज तक योजना लाई गई है, वो सारी ही योजनाएं उन्हीं लोगों ने ठुकराई है।
MSP किसानों के लिए लाई गई, वो ठुकराई गई। छात्रों के लिए लाई गई, छात्रों ने बहिष्कार किया। अब आप अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, जो भारत के सैनिक हैं, उन्होंने अग्निवीर का बहिष्कार किया। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, 1 मिनट, वो आपके बीच में नहीं बोले थे सर, प्लीज। नहीं, गलत बात है सर, प्लीज नहीं। आई ऑब्जेक्ट, नो सर, प्लीज नो। वो आपके बीच में नहीं बोले, प्लीज आप रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज। बहुत सम्मानीय, उनके बीच में मत बोलिए। मैंने पहले ही बोला है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबकी आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं समय दे रही हूँ। कितने सच्चे हैं मुझे मालूम है। चोर है चोर, गुंडे हैं, लफंगे हैं, समाजवादी के नेता हमसे ज्यादा कोई नहीं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना अब तक? प्लीज मुझे मजबूर मत करिए, बहुत सम्मानीय, मैं ऑडियो बंद करा दूंगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रेप के कई केसों में फंसे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नागरिक और पत्रकार साहब जो मेरे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। वरना किस नेता पे क्या आरोप लगे ये मुझे बताने में देर नहीं लगेगी। सब चैनल जानते हैं, सब वकील जानते हैं, सब देश की जनता जानती है। बात अगर आप अग्निवीर की कर रहे हैं, तो देश की युवाओं ने अग्निवीर को बहिष्कार किया है। योजना उनके लिए लाभकारी नहीं है। किसानों के लिए योजना लाई गई, किसान खुश नहीं हुए। मीडिया के साथियों के लिए योजना लाई गई, मीडिया के साथी खुश नहीं हुए। जब सरकारों की योजनाओं से सर फिर बोलने लगे, मना कर रही हूँ सर, प्लीज रुकिए ना 1 मिनट, उनको बोल तो लेने दीजिए। आप इसके बाद मैं आप ही को पहले समय दूंगी, प्लीज। सुख नहीं होता, खुश नहीं हो रहा है, तो योजना बनाई किसके लिए जा रही है आप बताइए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में या अन्य किसी सरकारों के विपक्ष में कभी समाजवादी पार्टी समर्थन के माध्यम से सरकार में आती है, तो अग्निवीर जैसी जनता की विरोधी योजनाओं पर रोक लगाई जाएगी और बहाल की जाएगी परमानेंट वाली नौकरियां। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश ने इस बार रोकने का काम किया है, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किया है। लेकिन मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो मेरे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, बड़े ही महान और बुजुर्ग लग रहे हैं मुझे ज्ञान के माध्यम से, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये देश जानता है। जी आप अपराधों की बात कर रहे हैं। निशान जी, अखिलेश यादव का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है समाजवादी पार्टी का, कि हम तो यदि आए हैं तो सबसे पहले सफाया ईवीएम और अग्निवीर का हो जाएगा। अग्निवीर और ईवीएम का हम लोग सफाया करेंगे। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की जनता पे कुनीति अपनाई है, वो आपने इस चुनाव में देख लिया होगा। जो जन समर्थन समाजवादी इंडिया गठबंधन को मिला है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे अल्पमत सरकार बनाने को मजबूर किया गया है। लेकिन छोड़िए इन सब बातों का, आज बात नहीं अग्निवीर की अगर आप बात करेंगे। और मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी किसानों की बात पे रोक लगा रहे हैं, तो जब जिसके लिए योजना बनाई गई है वो लोग खुश नहीं है, तो योजना बनाई क्यों जा रही है? मुझे बता दीजिए कौन अग्निवीर से खुश है? कोई एक युवा तो हो जो खुश बता दे, कोई मीडिया का एक साथी तो हो जो उनके पक्ष में लाई गई योजना मीडिया का साथी, तो कोई एक किसान तो ऐसा हो। और जब जिन आप अपराधों की बात मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुनी कोई पार्टी नहीं है। रेप जैसे मुकदमों में छोटी छोटी बच्चों को निगर वस्त्र दौड़ाने में और सेक्स रैकेट जैसे बड़े बड़े मुकदमों में, ठीक है। चलिए विषयांतर मत होइएगा, इधर उधर मत जाइए, अग्निवीरों पर रहिए प्लीज। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसके बीच में हम किसी और ऐसे टॉपिक को ना लाएं जो बिल्कुल इधर उधर हो जाए और चर्चा भी भटक जाए। प्लीज मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी 1 मिनट रुकिए। आरपी श्रीवास्तव जी, मतलब सदन में जंग हो रही है, अच्छा है, मुद्दों पे बात हो रही है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम आएंगे, हम सफाया कर देंगे। अभी यहाँ हमारे जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं उनका भी कहना है, किसी को लगता है संशोधन की जरूरत है, किसी को लगता है बिल्कुल हटा देने की जरूरत है। विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं कि आप उस 4 साल के बाद क्या देंगे, और एक फैक्टर, एक सवाल मेरा भी है जो मैंने आज पॉइंट आउट किया, आप 25% लोगों को परमानेंट करेंगे और फिर बाकियों का क्या, और जो 25% है उनका क्राइटेरिया क्या? तो कुल मिला के या तो आधी अधूरी चीजों पर आप काम कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको क्लियर आउट करिए, या तो फिर इसको हटा दीजिए। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है, सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसके पीछे कोई न कोई बात होती है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया की जो बात है, जो अन्य देशों की बात ही कर रहे हैं, जो आप समझिए कि अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है या जर्मनी है, जो भी देश हैं वहाँ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश में और उनमें बहुत अंतर है। वहाँ पर जो है एक सेकेंडरी चॉइस है लोगों की, यहाँ पर तो लोगों की ज़रूरत है नौकरी पाना। और जितने लोग, जितने नौजवान जो मैंने देखा है, बहुत सारी मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है सेना में सेलेक्ट होते हैं। 4 साल की जो अवधि के बाद वो क्या करेंगे, बिल्कुल बहुत सारी योजनाएं बताई गई हैं, जिसमें कि उनको रिटायरमेंट के बाद लगभग 45 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन ये सवाल कब खड़ा हुआ?
जब आपने देखा होगा कि एक घटना हुई, एक जवान शहीद हो गया। अब सवाल है कि एक ही देश में दो शहीद नहीं हो सकते, दो तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस देश में कम से कम इतना दोहरा मापदंड नहीं होता। जो रेगुलर जवान है उनको मिलने वाली शहीद को सुविधा अलग है। क्या उनको परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, तमाम चीज़ें मिल जाती? क्या इसका प्रावधान है? मान लीजिए आपने 4 ही साल सेवा किया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट उनके शहीद होने के बाद क्या उनको पेंशन मिलेगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। उनको और सुविधाएं मिलेंगी? आप देखिए बैंक में भी एक क्राइटेरिया है, योद्धा क्रेडिट कार्ड है और अग्निवीर क्रेडिट कार्ड है। आप दोहरा मापदंड, सरकार कोई भी हो, एक तरह से अगर कोई सेना में तो सेना का दर्जा दीजिए उनको मतलब वो ये मत करिए, डिवीज़न मत करिए। अगर आप डिवीज़न करते हैं तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, हम ये मानते हैं कि सरकार किसी अच्छी मंशा से योजना को लाई होगी। अब उसके क्या अच्छे और बुरे परिणाम होंगे ये तो बाद में पता चलेगा। एक सवाल जो मैं आपस में ही, जो हमारे सेना के सभी सम्माननीय लोग हैं, मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव हैं, आई सिंह भदौरिया हैं, मैं लगातार आपके साथ बैठता रहता हूँ, एक रिटायर्ड सैनिक हैं। आप जिस तरह से जो देश सेवा करके यहाँ तक आए हैं, भले रिटायर हो गए हों, लेकिन जवान कोई भी हो, जो सवाल खड़ा हो रहा था वो जवान हमेशा सम्माननीय है। ये नहीं कहा जा सकता कि संसाधनों की कमी, देखिए देश आज़ाद हुआ तो बिल्कुल सेना के पास संसाधनों की कमी थी, धीरे धीरे बढ़ता गया, एकदम से ऐसा नहीं है। और बहुत सारे वार भी जीते हमने, एक जो है भारत और चीन का वार हारा भी है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसको हमारी सेना ने जीता नहीं हो। तो इसके शौर्य का जहाँ तक सवाल है, उसको तो आप लोग एकदम ये मान के चलिए, इस पर सवाल करना तो उचित नहीं है। हम लोग तो आम नागरिक हैं, और हम आम नागरिक होकर हमेशा राजनीति हर चीज़ में नहीं होती है, राजनीति से इतर हट के बात करें। बड़ा गंभीर विषय है ये अग्निवीर योजना, और जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं। लेकिन सियासत क्यों नहीं होगी? जब कोई घटना होती है तो सियासत जरूर आ जाती है। अभी हम देख रहे थे बहुत सारे हमारे देश में रक्षा मंत्री, मैं थोड़ा मुलायम सिंह का भी नाम ले लूँ, कि जब वो रक्षा मंत्री थे तो उस समय क्या व्यवस्था थी? सैनिक आता था, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन लाया गया। तो ये सब ऐसा नहीं है, इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। आप लोग जो है एक तरफा मत चलिए। ठीक है, कमी है उसको जो है रेखांकित करिए। आज हम मानते हैं हमारी देश की सेना बड़ी मजबूत है, संसाधनों से भी मजबूत हो रही है, ये अच्छी बात है, हमारे देशवासियों के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये कह देना कि पहले हम कमज़ोर थे आज मजबूत हुए, ऐसा कुछ नहीं है। कमज़ोर कभी नहीं थी हमारी सेना, मजबूत हमेशा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि समय समय पर संसाधनों की कभी हो सकता कमी रही हो। आप पत्थर की बात कर रहे हैं, अब जब लोग पत्थर चलाते थे, आपके पास बंदूक थी, आप गोली नहीं चलाते थे? बिल्कुल चलाते थे आप। ऐसा कैसे कहते हैं कि आप पत्थर के ले डंडा लेके सीमा पर खड़े थे? हाँ, आपकी हम इस बात को मान सकते हैं कि जैसे जैसे सरकारें आती हैं, सीमा की सुरक्षा कोई भी सरकार आए उसकी जिम्मेवारी, और सरकार उस जिम्मेदारी को निभाती है। ये किसी पार्टी विशेष की सरकार का सवाल नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। तो यहाँ का आम नागरिक, यहाँ की सेना, हमको लगता है सारे लोग इस मुद्दे पर काफ़ी संवेदनशील हैं। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, आप दो तरह की अगर सुविधाएं हैं तो सवाल खड़े होते हैं। देश में देखिए लाखों युवा जाते हैं अग्निवीर में, जब होती है भर्ती, और मेहनत कर कर के जाते हैं, उसमें सेलेक्ट होते हैं, 4 साल तक वो काम करते हैं। हमारे देश की सीमा सुरक्षा, इस तरह की आर्मी होनी चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा का भी ध्यान देना चाहिए। उनको जो है उनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, उनको भी जवान मानना चाहिए। आप बैंकों में देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड जाके देख लीजिए, हम थोड़े बता रहे हैं, आप खुद जाके देख लीजिए। आप अपने सैनिक कल्याण के वेबसाइट पर जाइए, किसको कितनी सुविधा मिलती है, किसको कितनी नहीं मिलती है। इन सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। तो ये योजना, अब देखिए सियासत इसलिए हो रही है कि सियासत खड़ी हुई है सामने। आप देखें चुनाव के पहले और अब संसद में, तो इन सारी चीज़ों को, एक बोलता आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरा बोलता आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ कौन बोल रहा है? पूरा सच कोई नहीं बोल रहा। ये सब बातें। ठीक है, कुछ कह रहे हैं निशांत जी, बस थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। इसके बाद कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपके पास आ रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार गुरु जी थे, उन्होंने जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो नाम रखा, उसी बात से मुझे अचानक से याद आया है कि जब मुलायम सिंह यादव जी से पहले जो रक्षा मंत्रालय था जिन भी लोगों के पास, उससे पहले भारत के अंदर एक ऐसी योजना थी कि जो शहीद हो जाता था उनके शव नहीं आते थे, वहीं पर ही शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन ये एक नीति है, जैसे जैसे रक्षा सरकारें बदलती हैं वैसे वैसे नियम भी बदलते हैं, लेकिन जनता के हित में मंत्र
हो तो ज्यादा अच्छा है। जिस टॉपिक्स पे माननीय मुलायम सिंह जी की बात हो रही है, स्वर्गीय मुलायम सिंह की बात हो रही है, मुलायम सिंह एक ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने देश के नागरिकों को सम्मान उनके घर पे शहीद होने के बाद भेजने का काम किया था। और वही मैं आज फिर दोबारा से दोहराना चाहता हूँ, अग्निवीर समाजवादी पार्टी सरकार में आने पर, गठबंधन में आने पर इन अग्निवीर जैसी योजनाओं पर रोक लगाएगी और बहाल करेगी परमानेंट वाली योजनाओं को। और समाजवादी आप देखिए आने वाले समय में हित में खड़ी है और जनता के साथ। निशांत जी मुझे एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि कोई संशोधन की बात यदि आने वाले समय में होती है, जिस तरीके से अभी ठाकुर जगमोहन जी ने कहा कि संशोधित करने की जरूरत है, यदि उस पर कोई बात होती है, बहुत विरोध है, तमाम चीजें हैं, तो मानेंगे या बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि इसको बंद ही हटा के ही मानेंगे? अग्निवीर योजना जो है ये युवाओं के हित के लिए नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा तो फिर हो सकता है बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार और साथी बैठे गुस्सा हो जाएंगे, मेरी बात से असहमति जता देंगे। अग्निवीर कोई या किसानों के ऊपर जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजना लाई गई है वो किसी भी हित नहीं है। अगर बात सिर्फ आप अग्निवीर की करेंगे तो अग्निवीर में सिर्फ एक ही संशोधन मान्य हो सकता है देश हित के लिए कि अगर उनको परमानेंट किया जाए, परमानेंट दर्जा दिया जाए सैनिक का तो ही होगा। अन्यथा जो अगर ऐसी ही चलती रही, समय सीमा ही मात्र बढ़ाई गई और बड़ा कंटिन्यू नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी सरकार में आने के ऊपर इस योजना के ऊपर रोक लगाएगी और इसका एकदम बहिष्कार सदन में कर रही है और करके ही आएगी। अगर जनता ने सदन में विपक्ष का प्रभाव बनाने के लिए, जनता ने आवाज उठाने के लिए मौका दिया है तो समाजवादी पार्टी सदन से लगाकर सड़क तक काम कर रही है और अग्निवीर योजना पर रोक लगाएगी। ठीक है, चलिए बोलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। जब मैं पूरी बात आपको बताना चाहता तो आपने पहले भी मेरा टाइम बीच में काट दिया। अगर आप मुझे समय दें तो हम बात रखें, क्योंकि हमारी बात है थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगी। सर यदि डिटेल में आप यदि 5 से 10 मिनट ले लेंगे तो बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे सर। तो मैं चाहती हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा जल्दी से बात रखेंगे तो बाकी लोग भी बोल पाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम वो समझाना चाहूंगा कि अग्निवीर एक टेम्परेरी व्यवस्था है और जो स्थायी सैनिक है वो आज भी भर्ती उनकी बंद नहीं हुई है, स्थायी भर्ती आज भी हो रही है। कितने लोगों की सर, कितने लोगों की? 1 मिनट चलिए मैं मान भी लूं, कितने लोगों की? बिल्कुल जितनी सेना की। एक क्लियरेंस दूंगा, अग्निवीर स्कीम आने से पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उन लोगों की भर्ती नहीं हुई, उन लोगों की भर्ती नहीं हुई, एक की भी भर्ती नहीं हो रही है, सिर्फ अग्निवीर हो रही है। गलत है ये बात, सिर्फ अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। 1 मिनट जयश्याम जी, 1 सेकंड। हाँ बोलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बोलिए। ये सब नहीं, जो 5 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है और जो स्थायी सैनिक है उनकी ट्रेनिंग 1.5 से 2 साल की होती है, तो आप इनको परमानेंट सैनिक कैसे मान रहे हैं? आप कैसे कह रहे हो कि ये परमानेंट सैनिक? दोबारा ट्रेनिंग कराएंगे उनको, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराएंगे, एक बार परमानेंट होंगे तो वो हमारे पास रहेंगे 17-18 साल तक। 7 साल के लिए। और जहां भर्ती होती है, जिस ऑफिस में जहां भर्ती होते हैं वहां क्लियर कहा जाता है कि आप 4 साल के लिए अग्निवीर है, आप परमानेंट सैनिक नहीं है। ये सब उनको बताया जाता है, उनको कोई धोखे में नहीं रखा जाता। अब आपकी इच्छा है कि आप परमानेंट सैनिक में जाना चाह रहे हैं कि अग्निवीर में जाना चाह रहे हैं। और मैं एक परमानेंट भर्ती नहीं होती, बंद हो गई परमानेंट भर्ती साहब, परमानेंट भर्ती बिल्कुल बंद हो गई है, नहीं है कोई, सिर्फ अग्निवीर की होती है। घर में बंद हो गई होगी जनाब जनरल साहब, आपको जानकारी नहीं है, आप कोई एजेंडा लेकर बैठ गए। मैं आपका सम्मान नहीं साहब, मैं भी आपका बहुत सम्मान कर रहा हूँ, आप आर्मी के हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। सम्मान खराब नहीं करना चाहता हूँ, मगर आप यहाँ बैठ कर झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो कहना पड़ेगा। सर जी आज तक लाइफ में झूठ नहीं बोला और भगवान ना करे कभी झूठ बोलना पड़े। या आप यहाँ गलत बोल रहे हैं बैठ के। नो नेवर, बिल्कुल चालू है, बंद नहीं हुई है। चलो ये देश पता कर लेगा, छोड़िए। और ये अग्निवीर है, हमारे टेम्परेरी सैनिक है, परमानेंट सैनिक नहीं है। हाँ एक बात और बताना चाहूंगा। तो सर ये तो सबको पता है कि अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए है, परमानेंट नहीं है। ताकि जी एक बात और बताना चाहूंगा, 2 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। इसमें से जो अग्निवीर आगे जो है ना प्रमोट किया जाता है वो परमानेंट सैनिक बनते हैं। और यही हमारे स्थायी सैनिक भर्ती होते हैं, उनमें भी एक कमियां निकलती है, उनको भी घर वापस भेज दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि जो स्थायी भर्ती होके गया है तो वो परमानेंट पूरी नौकरी करके आएगा, उसको भी रिटर्न कर दिया जाता है। तो आप इन बातों भी ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, अब 1 मिनट रुकिए सर, 2 सेकंड से बहुत ज्यादा सेकंड्स हो गए, मिनट्स हो गए।
एक सवाल है जल्दी से निशांत जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अग्निवीर के साथियों में और जो परमानेंट जो साथी है सेना के, उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा? आप क्या इस चीज का जवाब दिलवा दीजिए, और लिखित में अगर कुछ ऐसा है इनके प्रारूप तो मुझे दिखवा दीजिए। बस इंद्रजीत सर से मैं इतना सा जवाब पूछना चाहता हूँ। निशांत जी, मुझे लगता है जो सैनिक शहीद होते हैं वो जो सैनिक मतलब जिनकी जान जाती है वो शहीद ही होते हैं, पता नहीं। ठीक है, खैर आपको डाउट है तो मुझे लगता है बात होगी। शहीदों को क्या होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको पेंशन मिलती है, उनको नाम दिया जाता है, वो सब इनके साथ नहीं है। जानना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर वाले साथी शहीद होते हैं और परमानेंट वाले जो शहीद होते हैं, दोनों शहीद है, अलग अलग प्रारूप है। एक 4 साल वाला है तो इनके बेनिफिट बराबर कैसे हो सकते हैं? आप किसी भी डिपार्टमेंट मतलब आप कह रहे हैं 4 साल वाला शहीद नहीं होगा और परमानेंट वाला शहीद कहलाएगा। राजू में मेरी बात को कोट किया जाए, सरकारों के माध्यम से इसका शहीद का दर्जा क्यों नहीं है? यही लड़ाई तो हुई है संसद में, यही राहुल गांधी ने भी बोला हम मान रहे हैं शहीद, पर सरकार नहीं मान रही। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, विवाद तो यही हो गया। अच्छा 1 मिनट रुकिए, चलिए 1 मिनट रुकिए, ठीक है। घनश्याम जी अपनी बात रखिएगा, सबकी बात आने दीजिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए। घनश्याम जी इसी को आगे बढ़ा रही हूँ, अपनी बात रखिएगा। निशांत जी प्लीज 1 मिनट। घनश्याम जी अपनी बात रखिए। मैं तो जानना चाहता हूँ इंद्रजीत साहब से कि सिर्फ मुझे 2 चीजें बता दें। जो अग्निवीर, अगर ये सेना में इसको भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर में, क्या वो सही, अगर सेना पे युद्ध में मारा जाता है कि जान चली जाती, क्या वो शहीद का दर्जा उसे? 1 मिनट रुकिए, देखिए 2-3 बातें हैं, मैं फिर से उसको वापस से बोल रही हूँ। एक तो ये शहीद वाला पॉइंट, दूसरा 4 साल के बाद उनका क्या, तीसरी चीज 25% वाले पे मैंने पहले ही सवाल उठाया है, उस पर क्लियरिटीज क्या। यदि इनमें कोई संशोधन हो सकता है तो अच्छी बातें आप करिए, नहीं हो सकता है तो आप उसको क्या बंद कर देंगे? तो मुझे लगता है ये क्लियरेंस सरकार को देना है। अब उस पे ये जो चीजें निकल कर आ रही है सबको बोलने तो दीजिए। पूछना चाह रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है 1 मिनट, उन्होंने बोला है ना। मेजर घनश्याम जी अपनी बात रखिएगा। मैडम मैं तो अपनी बात रख चुका हूँ, और जो भी ये बता रहे हैं, ये जो अभी स्कीम शुरू कर दी गई है, इससे पहले जितनी भर्तियों के अंदर लोग सेलेक्ट हुए थे वो 1.5 लाख लोग हैं, और उन 1.5 लाख लोगों के पास में क्लियरेंस है कि उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी गई क्योंकि ये योजना उसके बाद में आ गई थी, और उसके बाद उनकी एज भी निकल गई। तो ये जो साहब बता रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। एक्चुअली आजकल सिर्फ अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, जो पहले हम सैनिक लेते थे अब सिर्फ अग्निवीर ले रहे हैं और सैनिक नहीं ले रहे हैं। तो दैट इज़ नंबर 1 जिससे मैंने बताया। दूसरी बात यह है कि साहब लोगों का जो कंसर्न है, मैं उससे एग्री हूँ कि भाई हमारे देश के अंदर आर्मी ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन उसे सेना के ऊपर नहीं करें, उसकी 14 लाख को टच नहीं करें। आप उनको जितनी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना है दीजिए, जितनी एनसीसी करना है करिए, जो कुछ आपको लेना है लीजिए, लेकिन उन्हें सेना के 14 लाख को टच मत करिए। कभी भी किसी भी सरकार ने सेना के ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है आज तक, और अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। अच्छा एक बात, अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जो एक बात उन्होंने उठाई थी कि क्राइटेरिया एक सेम कैसे हो सकता है, परमानेंट में और अग्निवीर में सेम क्राइटेरिया कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, लेकिन 4 साल करना ही क्यों? एक हमारा अच्छा सिस्टम चल रहा है, अच्छी आर्मी है, सारी लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, सेना का बहुत ज़्यादा दखल है, उसमें क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं आप? इसका फ़ायदा बताइए ना, क्या करेंगे आप 4 साल लेने के बाद में 14 लाख में से 1.5 लाख लोग आप 1 साल में लेते हैं, उसमें से 75,000 80,000 निकालेंगे, उससे इतना हमारे जो 1 अरब इतने करोड़ की सबको पब्लिक को मिल जाएगा आपका सैनिक का एक्सपीरियंस? ये बेकार की बात है। सैनिक के एक्सपीरियंस के लिए अगर आपने सेना का एक्सपीरियंस देना है तो आपको कोई दूसरी योजना लाना पड़ेगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसको ये, और फिर सवाल ये उठता है कि 4 साल करके आप किसका फ़ायदा कर रहे हैं? किसको फ़ायदा मिलेगा मुझे बताइए ना। आप सेना को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उनको अपना काम करने दीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर, सब कुछ ठीक कर लेंगे। आज तक ठीक किया है तो आगे भी करेंगे। ठीक है, ठाकुर जगमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी 1 सेकंड रुकिए। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। मेरा छोटा सा कहने का तात्पर्य ये है, विपक्ष जो है, कल मोदी जी संसद में अग्निवीर पर बोलना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष को किसी के उससे कुछ नहीं लेना है, अग्निवीर से कुछ नहीं लेना है, किसी चीज से कुछ नहीं लेना है। 3-4 दिन की जो संसद की वो देखी है,
उसमें शोर शराबे के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, पॉइंट तो लेकिन सही उठाया ना ठाकुर जगमोहन जी। यदि विपक्ष को कहीं डाउट है या वो बंद करने की बात कर रहे हैं तो सवाल उठाया उन्होंने। लगाता है तो सरकार को सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। हमने संसद में देखा है पूरा शोर ही शोर मचा है, किसी ने भी मतलब ये है कि आप आरोप भी लगा रहे हैं और आरोप को सरकार से सुनना भी नहीं चाह रहे। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। अरे तुम सारे संगठन मिलके इतनी कौन सी बढ़िया सरकार बना देते जो कि चलो भाजपा सरकार जो है। सर आप रिटायर सैनिक सरकारों की बात आप कैसे कर पा रहे हैं सर? अग्निवीर संस्था पे बात चलाइए ना प्लीज। आपने अग्निवीर में आपने अभी कहा था कि भाजपा वाले रेपिस्ट है। आपके सबसे बड़े नेता ने ये कहा लड़के हैं, गलती हो जाती है। अरे सर कहाँ चले जा रहे हैं? और मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। एक सेकंड सुनने के। सर आप एक रिटायर्ड सैनिक हैं, मुझे लगता है मैं जो सवाल कर रही हूँ उस पर बात कर लीजिए। और एक बात कहना चाहती हूँ, संसद में शोर सिर्फ विपक्षी कर रहा है क्या सर? सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा। अधिकार मिला है, सूखा समाप्त हुआ 10 साल बाद, तो बोलेंगे भी। उसके तो मुकाबले आज 0% रोलेंट है। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, चलिए 1 मिनट, ठीक है सर वापस आती हूँ। इसके बाद कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अपनी बात रखेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा है कि एक जो संसद में हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, ठीक है, विरोध है, आपत्ति है, प्रॉपर, ठीक है, आपको लग रहा है, कोई कहता है हटा दो, कोई करना, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? जो पॉइंट है, जो सवाल है, उसका जवाब नहीं निकल के आ रहा, कोई देना नहीं चाह रहा। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो भी जितने भी हमारे सामान्य सेना से लोग आए हुए हैं, किसी न किसी विचारधारा, किसी न किसी पार्टी से तो अपना स्टैंड रख रहे हैं। यहाँ पर सवाल जो मूल मुद्दा है, मान लीजिए विपक्ष सवाल भी उठाता तो उठाने का हक है उसको, और सरकार जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना भी है। आप संसद के दोनों अभी सबके जो है राजनाथ सिंह जी के आपने वो सुनवाया, इसके अलावा राहुल गांधी के सुनाया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद उस पर बात कहा, लेकिन जो मूल बात है उस पर नहीं कोई बात हुई, आधी अधूरी बात हुई। मेरा ये कहना है उसको क्लियर करना चाहिए। और सवाल देश के जवानों से है, जवानों का है, मतलब जवानों के लिए ये सारी बातें हैं। ये बात सही है कि अब मान लीजिए किसी को 4 साल के लिए रख रहे हैं तो उनको उनकी श्रेणी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन सवाल शहीद होने के बाद का है। चाहे 4 साल वाला शहीद हो, चाहे 40 साल वाला शहीद हो, शहीद तो शहीद है देश, शहीद तो शहीद। जो भी जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, 4 दिन की नौकरी, लेकिन देश के लिए उसने शहादत दिया है, उस पर सवाल है, उस शहीदों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल। बाकी आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उन चीज़ों पर आप देखिए कि किस तरह से उनको सुविधा मिलनी चाहिए। अगर 4 साल में किसी ने देश की सेवा किया और शहादत दिया तो 30 साल वाले सैनिक से ज़्यादा उसका मूल्य हो गया, क्योंकि उसने शहादत दिया है। उसके अलावा जो है सवाल ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो शौर्य चक्र, वीर चक्र, तमाम चीज़ें, इसमें आप क्राइटेरिया मत करिए। तो कहीं कहीं सवाल है, सरकार की योजना पर कोई सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। सरकार जो है कोई भी सरकार योजना लाती है देश हित में लाती है। अगर अग्निवीर लाई गई तो बिल्कुल सही है कि एक तरह से जो है देश की सुरक्षा को लेके है, लेकिन जब वो शहीद हो जाता, और सवाल वहीं खड़ा हुआ जब एक जवान शहीद होता, माइंड ब्लास्ट में मारा जाता है, और उसके यहाँ पर देखिए अभी आप बयान भी दिखा रही थी, ठीक, तो इन सब यहाँ सवाल होता है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अपनी बात रखिए। निशांत जी समय हो गया है, प्लीज उनको बोलने दीजिए, काफी देर से कुछ कहना चाहे, थोड़ा जल्दी से। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। निश्चित तौर पर राखी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अग्निवीर जो योजना है देश के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने पहले भी कहा था कि अग्निवीर हमारा एक रिजर्व सैनिक कोष तैयार हो रहा है, और सेना के जो हमारे जनरल साहब कह रहे थे कि उनको हस्तक्षेप ना करे, तो सेना की जो स्ट्रेंथ है उसको कोई भी कम नहीं कर सकता। उसमें बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, उसके बाद भी जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो तो है ही। उसके पास हमारे रिजर्व सैनिक भी बैठे हुए हैं जिनकी काउंटिंग अलग हिसाब से होती है। तो ये और अग्निवीर को सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर वो शहीद होता है तो शहीद होने के बाद भी उसको सारे बेनिफिट उसे मिलेंगे। तो इसको गलत ना माने, राजनीति करके योजना का विरोध ना करें। ये देश के लिए फायदा है, किसी सरकार के लिए फायदा नहीं है। देश को जरूरत पड़ने पे हमारे यहाँ हर घर में सैनिक तैयार खड़ा मिलेगा।
तो आप इसका विरोध ना करें राजनीति। ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है सर। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार ये जो बात उठकर आई है, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या जो शहीदों को लेकर सवाल उठाया गया, क्या उस पर सरकार के पास कोई जवाब है? आने वाले 4 साल के बाद का कोई जवाब है? 25% वाली जो परमानेंट की बात हो रही है उसका कोई जवाब है? आपको क्लियरिटीज देनी पड़ेंगी। विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाने का, और आप नहीं दे पाएंगे तो विवाद ऐसी चलता रहेगा और इसमें पिसेगा कौन? जो उस तरफ बढ़ रहा है, जो उसके लिए अभी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत एक सार्थक चर्चा की जरूरत है और ये सरकार को देखना होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।